Right, so अल्लाह हाफिज। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको। जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। और जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है वो खिदर हयात है। इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि इन्होंने अपना जो बैचलर्स है वो 2011 में किया था द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, अकाउंटिंग एंड फिनांस में। देन इन्होंने अपना डेटा मैनेजमेंट किया है द ओपन यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद इन्होंने मल्टीपल कंपनीज में जॉब की है। एंड नाउ करंटली ये डेटा इंजीनियर, सोल्यूशन आर्किटेक्चर और इंजीनियर जॉब कर रहे हैं एक कंपनी में जो कि यूके में बेस करती है। सो थैंक यू वेरी मच सर कि आप अपना टाइम निकाल कर आज जाए हैं एज अ गेस्ट स्पीकर। सो ओवर टू यू सर। Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. Can you hear me? यस सर वी कैन हेयर। Right. Okay. So I'm not able to share my screen. If kindly can allow me to do that, please. सो Yeah. सर आप अब शेयर कर सकते हैं। Yeah. Just give me a second. Uh, can you guys see my screen? यस सर इट्स विजिबल। Okay. Sorry, just give me a second. For some reason. Uh, okay. Okay. I've not used Zoom that often, so apologies. So okay, let's start. First of all, thank you so very much, Fatima. आपका आप in 10 minutes मैंने भी I really enjoyed your workshop on demo, और 10 मिनट में मैंने सीख लिया कि कंटेनर कैसे वर्डप्रेस में ऐड करते हैं। सो बहुत शुक्रिया आपका। सो और thank you थैंक्स very टू much for the iCode Guru team, for inviting me and giving this talk to everyone. So आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, आप टाइटल से देख रहे होंगे, लेट्स बेक। सो इट्स नॉट अबाउट बेकिंग, बट आई यूज्ड द एनालॉजी ऑफ बेकिंग सो आई कैन एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर में आपके साथ शेयर कर सकूं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, के इस प्रेजेंटेशन की मल्टीपल पहलू हैं, और वो मैंने बड़े रीजन से उसको चूज किए हैं, क्योंकि I'm not sure exactly कि आप अभी अपने करियर के या स्टडी के किस स्टेज पे हैं, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह वंस यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल, आपको ये सारे जो स्किल्स हैं वो काम आएंगे। तो उस वजह से मैंने काफी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया। तो लेट्स मूव ऑन। ओके, we'll have a 3 to 5 minute icebreaker. तो इसमें एक सवाल मैं पूछूंगा। एट द मोमेंट आई थिंक वी हैव 12 पार्टिसिपेंट्स, सो दैट्स नॉट बैड। तो आप प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सो इफ यू कुड चूज टू गो बैक इन टाइम, व्हाट एज वुड यू चूज एंड व्हाई? तो अगर कोई मॉडरेटर है तो मे बी ही कैन सेलेक्ट रैंडमली, और प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट। Anybody would like to answer this Okay, question? if I have to choose, Sir, I would like to add if I had a choice to go back in time, I would choose the early days of my school, and why इसके अंदर ये रीजन आ जाएगी कि जो नॉलेज मैंने अब तक हासिल किया है मैं उसको यूज करता अपनी लाइफ के अंदर वो चीजें चेंज करने के लिए, जो कि जिनके बारे में मेरे पास पहले नॉलेज नहीं था। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम? जुबैर।
अजरत है, राइट, ओके। काइंडली जो भी नेक्स्ट आए तो अपना नाम और बता दें कि वो क्या करते हैं इस टाइम पे, इज ही वर्किंग और वो स्टडी कर रहे हैं, तो दैट बी गुड टू स्टार्ट विद, एंड देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। शुक्रिया बहुत बहुत जुबैर। कोई और सवाल का जवाब देना चाहेगा कि अगर उनको वक्त में पीछे जाना पड़े तो वो कौन सी एज को चूज करेंगे और क्यों करेंगे वो चूज? Yeah, I would like to go. My name is Dakil Ahmed. I'm a software engineer for past 1 year now. So I would say I would hit about 22, 23, so right after college, you know. The reason being, I guess, there are some decisions I had took in the past couple of years that took me off track. So yeah, I would like to reroute that and be more practical about it. So yeah. Thank you very much. Anybody else? Yeah, I would like to go next. Sure. Yeah, I'm Zahin. I'm a software quality assurance engineer. It's been 4 years in the industry. So if I have to choose to go back in time, I think it would be age 20 or 21, because of the same reason as one previous member mentioned, that once you are actually kicking out of the university, you are actually quite in the ambiguous stage of your life and just kind of like not sorting things in the way I can see clearly now wasn't possible at that time. And I think a couple of decisions probably need to change. So that would be a thing for me. Thanks. No, thank you very much. Anybody else? Right, I think maybe Yeah, I agar would like to add. yeah, sure, go ahead, please. Okay, my name is Mohammad Saad Siddiqui, and I am working in industry from past 6 years as a software engineer. I would like to go back after when I got a degree, so I can choose my career path very well. But I am most satisfied with this time as well, because I think most of the things come late, but they have great resources as well. Thank you very much. I think सबने यही कहा है कि टीनेजर जो एज है, जब आप 18, 19, 20 के एज में थे, तो you would like to go back at that time. So that's absolutely fine, because you are so energetic at the time. You got too much to learn. You got a lot of options. कोई responsibility नहीं है कमाने की और other responsibilities apart from दाल ले आओ, या दही ले आओ बाजार से. But apart from that, you got time to yourself to basically learn and succeed in life. So yeah, that's really good. Thanks for sharing your thoughts. तो अब आगे चलते हैं हम लोग, और a little bit about myself. My name is Khizar Hayat, and I'm a data solution architect at NHS UK, is National Health Service. मैंने मास्टर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन डेटा एनालिटिक्स में, और बैचलर्स, I've got a bachelor's degree in commerce. Then I've got over 30 years of experience in IT. I started as a programmer, और उसके बाद फिर I moved to infrastructures, and then in 2012, after doing my masters from Oxford, I moved into data, and since then I've been into data, providing data solutions, so analytical solutions, data warehousing, automation, reporting, business intelligence, data modeling, and then data architecture. तो ये थोड़ा सा ब्रीफ व्यू था. अब इस 30 साल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी मेरा पैशन फॉर IT, और उसके बाद पेशेंस एंड परसिवेरेंस. और चूंकि आप अभी अपनी जर्नी के स्टार्ट में हैं, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यू मस्ट हैव सीन के लोग हमेशा सक्सेस को शेयर करते हैं, लेकिन आई प्रेफर के जो खास तौर पे मैं लेक्चर्स देता हूँ या टॉक्स देता हूँ, तो उनके साथ फेलियर्स को भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि फेलियर आपको जिंदगी के अंदर दे टीच यू हाउ टू टेक डिफरेंट अप्रोचेस और हाउ टू करेक्ट योर अप्रोच. तो वो भी इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ. तो अगर फेलियर्स भी होते हैं
Don't think it's a bad thing, but it is, you know, something which will change your you know your steps or stages towards success. So I ran a training program called Empower Saturday. हमारा मिशन जो था वो ये था कि to enable professional work ethics in individuals so that they can contribute towards international digital transformation. So we ran that for about 2 years, but unfortunately, due to some lack of resources, it was just halted. But inshallah, we'll carry on with that in the future. So आज हम जो बात करेंगे वो सोल्यूशन पे है, क्योंकि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. आई हैव सीन दैट यू मोस्टली जो वर्कशॉप्स है वो वर्डप्रेस के ऊपर है, सो यू नो वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, थिंग्स लाइक दैट. लेकिन मेरा मकसद आज आपको प्रेजेंटेशन देने का ये था ताकि यू लुक एट द बिगर पिक्चर एज वेल एट द सेम टाइम कि सोल्यूशन है क्या. ओके, व्हाट इज अ सोल्यूशन? क्योंकि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या इवन वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, it is part of a solution that you are providing. I mean, you are a developer, but you're developing this for a customer या अपनी organization के लिए बना रहे हैं. अब there is a reason for that, you know. So let's look at what is a solution. ये मैंने definition जो है Gartner से ली है. अगर किसी को नहीं पता कि Gartner क्या है, so do Google that. You know, you'll find benefit in getting some articles from this organization. So solution is an implementation of people, processes, information, and technologies in a distinct system to support a set of business or technical capabilities that solve one or more business problems. So solution जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता. It also involves people and processes. So it's an umbrella term which within the information technology, you know, it applies on people and processes as well, because sometimes when you develop solutions, they need to change some processes as well. So that's the definition of a solution. Now, when we look at the bigger picture, let's say you are working, or you know, in an enterprise or an organization, या आप freelance developer हैं, for example. तो अब आपके पास कोई client या customer या you know your supervisor asks you to develop something as a software developer. You know, what was the reason why they have asked you? So from the solution perspective, you know, there is always a driver for change. Now, when you say driver for change means के किसी चीज ने उसको मजबूर किया कि ये स्टेप ले. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिटेल बिजनेस कर रही है, सो दे अंडरस्टैंड के मार्केटिंग के लिए अ वेबसाइट होना बहुत जरूरी है. सो दैट इज अ ड्राइवर फॉर चेंज, राइट? सो दैट इज वन द फर्स्ट थिंग दैट यू नो initiates the process of a change. Then comes a vision, you know. So vision, अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमने मार्केटिंग के ऊपर तवज्जो देनी है और अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है. सो दैट इज द ड्राइवर फॉर चेंज. और विजन उसका ये होगा, आफ्टर लुकिंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ you know of change या transformation, they will realize that maybe we need a website for marketing, right? Or the presence of our for the product. So that is a vision, you know. Somebody at the high level, a company's maybe CFO or CEO, somebody at the director level will have that vision, right? And then they will define a scope कि हमने करना क्या है, किस एरिया में करना है, कि क्या बनाना है हमने, you know, and things like that. तो उसके बाद फिर आर्किटेक्चर आएगा कि उसके बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में सोचेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स उसके होने चाहिए. तो these are at the very high level, you know, the thought process which happens. And normally ये जो process होता है ये waterfall process होता है. Waterfall, I'm sure software development life cycle में आपने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा कि there are different methodologies. So waterfall methodology is one of them. Waterfall methodologies, just to give a brief,
कि आप एक स्टेज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी स्टेज पे जाएंगे, राइट? So that's the waterfall methodology. So after the architecture comes the next phase, or जिसको आप जानते हैं, the analysis, then design, development, testing, deployment, and maintenance. Now, ये जो different stages हैं, they can be in waterfall or agile. आप लोगों में से किसी को पता है कि waterfall और agile में क्या difference है? Anybody? Sorry, I can't see any raised hands. अगर moderator मुझे बता दें कि कोई किसने hand raise किया है या कोई जवाब देना चाहे. ऑलराइट, सो वाटरफॉल में ऐसे होता है कि हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एप्लीकेशन के रिलेटेड, वो हम इनिशियली स्टेज पर ही ले लेते हैं। तो उसको लेने के बाद हम अपनी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर देते हैं। देन अगर एट द एंड अगर हमने मज़ीद कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी, अगर यूज़र की तरफ से एक नई चीज़ ऐड करने को कहा गया है, तो हमें दोबारा से फिर से उसको इनिशियली स्टेज से स्टार्ट करना पड़ता था वाटरफॉल के अंदर। अजाइल में हमारे पास सर ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ले लेते हैं जो हमें इनिशियली रिक्वायर होती है, और हम अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे अगर यूज़र कोई नई डिमांड करता है कुछ चीज़ों की, नए फीचर्स ऐड करने की, तो हम अपना जो डेवलपमेंट है उसके अंदर उन चीज़ों को ऐड करते रहते हैं। सो आई थिंक सो कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड अजाइल मेथड। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. और कोई ऐड करना चाहेगा या? हाँ, अच्छा, मैं मेरे जहन में जो डेफिनेशन आती है वो यही है कि अजाइल में हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बार बार जो है सेम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। तो सिंपल वाटरफॉल मॉडल में जो है कि हम वन प्रोटोटाइप कह लें डेवलप करते हैं। तो अजाइल हमारे पास मोर ऑफ अ अपडेटेड वर्जन हैगा जिसके अंदर हम अपडेट्स वगैरह के लिए किसी भी ऐप की यूज़ करते हैं। राइट, ओके, थैंक यू. राइट, सो द जो मेन डिफरेंस है ना वाटरफॉल और एजाइल का, वाटरफॉल में क्या होता है कि आपके पास जो स्टेजेस जो आप देख रहे हैं नीचे, एनालिसिस है, डिजाइन है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट है, टेस्टिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. वाटरफॉल के अंदर के एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाए, जैसे आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, उसके बाद इस स्टेज को क्लोज करके आप डिजाइन की स्टेज में जाएंगे, और इससे आप वापस नहीं आ सकते. ये रिस्ट्रिक्शन है वाटरफॉल की, आप वापस नहीं आ सकते. अब चेंज आई है, वो मेंटेनेंस तक कंप्लीट ही हो जाए, वो चेंज तो आप नहीं लेंगे. और दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ वाटरफॉल एंड एजाइल. ठीक है. और एजाइल जो है, एजाइल भी सिमिलर स्टेजेस से जाती है, लेकिन और दूसरा फर्क है वाटरफॉल और एजाइल में कि ये इटरेशंस होती हैं, स्मॉल स्मॉल इटरेशंस में होती हैं. तो फॉर एग्जांपल, एनालिसिस के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, ठीक है, आपने उस पर रिसर्च कर ली, रिक्वायरमेंट्स आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जितनी भी है वो डिफाइन कर दी. उसके बाद जब डिजाइन स्टेज पे जाएगा, उसमें से आप एक छोटा पोर्शन जो है वो उसका रिक्वायरमेंट का ले लेंगे, और डिजाइन एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद डेवलपमेंट पे चले जाएंगे उस छोटे से पीस को. इट कुड बी अ यूजर स्टोरी फॉर एग्जांपल. यूजर स्टोरी में हो सकता है कि यूएक्स हो, यूएक्स का डिजाइन है जैसे, ठीक है, वेबसाइट का यूएक्स का डिजाइन है, वो यूएक्स का डिजाइन डेवलपमेंट में जाएगा, फिर डेवलपमेंट में टेस्टिंग में जाएगा, फिर डिप्लॉयमेंट. यूजर स्टोरी जो है वो सारे फेजेस को कवर करेगी. क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम होता है, इसलिए इसको एजाइल कहते हैं, कि आप चेंजेस को मैनेज इजीली कर सकते हैं. अगर कोई नई चेंज आई भी है, वो कैटर की जा सकती है इटरेशन के अंदर या इस डेवलपमेंट मेथड के अंदर. तो आई होप कि आपको समझ आई होगी वाटरफॉल और एजाइल की. राइट, सो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और सिमिलर जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं. अब मैंने यहाँ पे 6 फेजेस बताया, लेकिन ओवर द इयर्स कुछ लोगों ने 4 फेजेस में कर दिया, 5 फेजेस में कर दिया इसको. लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि एनालिसिस विच इज बिजनेस रिक्वायरमेंट्स,
उसके बाद डिजाइन एंड डेवलपमेंट कहीं पे उन्होंने एक स्टेज का दिया उसको। फिर टेस्टिंग जो है वो पहले पहले तो जमाने में टेस्टिंग भी नहीं होती थी, सो यू कैन जस्ट से डिप्लॉयमेंट, उसके बाद मेंटेनेंस। सो ओवर द इयर्स ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज होती गई, तो फिर उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस लगा लिए। अब हो सकता है कि इफ यू वर्किंग इन क्लाउड दे मे हैव अ डिफरेंट स्टेजेस, बट प्रिंसिपली यही स्टेजेस हैं। सो लेट्स गो थ्रू ईच स्टेज एंड सी के उसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो एनालिसिस फेज जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट की फेज है। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि आर्किटेक्चर बन गया है, और जो यू नो सॉफ्टवेयर के लिए फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अगर हम लेते हैं कि एक वेबसाइट बन रही है और वो डायनामिक वेबसाइट है, लेट्स से जिसमें ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो उसका आर्किटेक्चर डिफाइन हो गया है, उसमें प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे, राइट। अब उसके बाद एनालिसिस आ गई कि रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स जो है उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन से रोल इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली। सो यू वुड हैव अ प्रोडक्ट ओनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जो कि एनालिसिस या तो गवर्न करेंगे या उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। बिजनेस एनालिस्ट जो है वो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है उसको कन्वर्ट करेगा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर और डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपके जो प्रोसेस है जो डिलीवरी का, उस प्रोसेस को मैनेज करेगा, उसका रोड मैप्स को मैनेज करेगा। प्रोडक्ट ओनर जो है ये बेसिक बताएगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट इस फेज में जानी चाहिए और कौन सी जो है वो उसकी प्रायोरिटी सेट करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज में आता है डिजाइन। तो डिजाइन में इट इज सिस्टम आर्किटेक्ट, यूएक्स यूआई डिजाइनर हो गया, डेटा आर्किटेक्ट भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि वो एप्लीकेशन या सिस्टम जो बना रहे हैं वो किस चीज के लिए। दैट इज द डेवलपमेंट फेज। तो आप इस टाइम पे डेवलपमेंट फेज पे है जहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, और आप लोग डेवलप कर रहे हैं। सो दिस इज वेयर यू आर दिस मोमेंट टाइम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई हैव सीन, वर्डप्रेस पे आप काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप डेवलप कर रहे हैं। In some cases, you may be involved in testing as well, especially, आप डेवलप करेंगे उसको, आप यूनिट टेस्ट करेंगे लोकली अपनी मशीन्स के ऊपर। सो दैट्स सम पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एज वेल की टेस्टिंग। लेकिन एक और सेपरेट डिपार्टमेंट होगा जो आपके जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर है या जो एप्लीकेशन का पार्ट आपने बनाया या इवन एप्लीकेशन बनाया उसको थॉरली टेस्ट करेगा। सो दैट्स अ टेस्टिंग डिसिप्लिन जहाँ पे वो टेस्टिंग होगी। अब इसमें सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स हैं, क्यूए इंजीनियर्स हैं, टेस्टर्स हैं और डेवऑप्स हैं। अब सोल्यूशन आर्किटेक्ट बेसिकली टेस्टिंग में इन्वॉल्व, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो सिर्फ गवर्नेंस एस्पेक्ट पे होती है कि वो देखता है कि जो उसने टेस्ट केसेस लिखे थे क्या वो उस तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्यूए इंजीनियर जो है वो मे बी पाइपलाइंस को देखेगा, टेस्टर जो है वो इंडिविजुअल को टेस्ट करेगा इन द टेस्टिंग स्टेज, और डेवऑप्स जो है वो अगेन पाइपलाइन जो है उनकी उसको मैनेज करेगा। देन वी कम डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट क्या है कि जो आप कोड बन चुका है वो बिल्ड हो गया है, अब उसको आपने डिप्लॉय करना है किसी इन्वायरमेंट में, तो इस स्टेज के ऊपर वो डिप्लॉयमेंट होगी। इसमें नॉर्मली डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डेवऑप्स हैं, जो उसको इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करेंगे। आ जाते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में इस बेसिकली जो कोड है आपका, ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, इट इज रेडी फॉर फॉर प्रोडक्शन। तो अब वो प्रोडक्शन में चला गया, वहां पे नॉर्मल यूजर्स जो हैं वो उसको यूज करेंगे, टेस्टर्स उसकी टेस्टर्स करके मॉनिटर्स करेंगे फॉर एग्जांपल, और सपोर्ट मैनेजर्स विल बी सपोर्टिंग दैट थिंग। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं पैराडाइम शिफ्ट करूंगा आपके लिए कि अब हम बेकिंग में चले आते हैं कि बेकिंग के क्या स्टेप्स हैं। लेट्स से हमने चीज बेक करनी है, तो पहला काम हमारा होगा स्केलिंग का, कि उसको जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम स्केल कर लें, फिर उसको हम ऑटोलीज कर लें। बेसिकली जो हमने आटा वगैरह जो फ्लावर गूंदा हुआ है उसको आप रेस्ट के लिए रख दें। फिर मिक्सिंग है,
बल्क फर्मेंटेशन है, फोल्डिंग है, डिवाइडिंग है, प्री शेपिंग है, बेंच रेस्ट है, फाइनल शेपिंग, फाइनल फर्मेंटेशन, कोरिंग है, फाइनली बेक कर रहे हैं उसको, और फिर कूल ऑफ कर रहे हैं, और फिर ये स्टोरेज के लिए रेडी हो गया. सो इट इज फाइन काइंड ऑफ यू नो फॉलोइंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हमने सॉफ्टवेयर में देखा है कि सिमिलर प्रोसेस है इसका भी. तो आप में से कोई आइडेंटिफाई करेगा कि ये स्केलिंग जो है किस किस तरह मैप कर सकते हैं हम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? कौन सी स्टेज पे आप समझते हैं ये स्केलिंग होगी? एनीबडी? फर्स्ट स्टेज पे एनालिसिस वाले पे राइट, दैट्स ओके, दैट्स गुड. व्हाट अबाउट एनीबडी एल्स वांट टू ऐड कि क्या ये एनालिसिस से पहले होगी या बाद में होगी? नहीं, एनालिसिस पे व्हाट आई थिंक इज एनालिसिस के ऊपर ही होगी, बिकॉज उसके जब आप रिक्वायरमेंट्स वगैरह गैदर कर रहे होते हो तो you're एक्चुअली रिफाइनिंग कि अच्छा यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हमें इतना नहीं चाहिए, या अगला अगर ज़्यादा बात करे तो आप उसको थोड़ा सा कंसाइज कर देते हो ईटीसी. सो दैट्स व्हाट स्केलिंग इज. Okay, that's good. Anybody else wants to add? Right. Okay. No, that's very good because see, it depends on the project as well. क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी जब हम स्केलिंग की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे सामने, हमें पता है हमने क्या प्रोडक्ट बनानी है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स की स्केलिंग कर रहे हैं हम लोग, राइट? सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग एट द एनालिसिस फेज, दैट्स करेक्ट कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम स्केल कर रहे हैं, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे. सो विच इज इन द एजाइल वर्ल्ड यू कैन से कि बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स का ना. तो that's absolutely good. But if we look at from the architecture perspective, again, it depends. I will not go into that side of it, but this could happen even before going into the software development life cycle aspect of developing something. At the architecture level, it's a different thing. So I'll not discuss that. But mostly of you are right. उसके बाद आप इन सब में से आपके ख्याल में जो डेवलपमेंट की स्टेज है वो कौन सी स्टेज हो सकती है? एनीबडी? जिसमें आप एक्चुअली डेवलप कर रहे हैं, या इट कुड बी वन और टू टुगेदर. आप बता सकते हैं उसमें से? एनीबडी वांट्स टू गेस? वेल, सारी डेवलपमेंट में नहीं आएंगी. ओके, सो व्हाट यू सेइंग इज बेसिकली from scale 1 to all the ways to scale 14. Yeah, from scale 2, actually step 2 to pretty much 14. Yeah, Okay, because anybody else? yeah. सॉरी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही. Yeah, I'm saying that it would be start from step 2, because in step 1 there is a requirement gathering. Okay, yeah, I think you're absolutely right. Again, if we look at from the local environment or local development, then all of these will fall into the development aspect of it, because you're taking something from the backlog, and for that particular user story, you are basically building something, and all the way you have built it, right? So whether you have built this and this is ready for production, that's a different case. But you've built something within the local environment, you're ready, and you're testing it now. So that's absolutely right. These all steps could fall into the development aspect of it. Right. Okay. So अगेन मुझे अभी लग रहा है कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है ये बहुत बेसिक और समथिंग, बट मुझे आपकी मैच्योरिटी लेवल का नहीं पता था कि यहाँ ग्रुप के मैच्योरिटी लेवल क्या है. बट होपफुली यू विल फाइंड दिस प्रेजेंटेशन यूजफुल. अगर कुछ एस्पेक्ट्स आपको
नए मिले हों. Right, so let's discuss the soft skills. Somebody who's doing a software engineering, yeah, system engineering, I would just call, because software engineering, although आप study तो कर रहे हैं, लेकिन they don't just talk about the software aspect of it, but they discuss about technology, the networking, the infrastructure, and sometimes the overall system as well. So, I mean, to be a successful software engineer, right? What soft skills do you need? So I've listed few of them over here, but there's a long list. So you need to have an effective communication, empathy, and team collaboration. Read and understand. So reading and understanding something is very important. Research. I'm pretty sure you guys are doing that. Leadership skills, time management, seek feedback. I think this is very important. Once you have developed something or presenting something, always try to get a feedback from your peers, because that will enhance or increase your knowledge as well. So reflect and adapt, critical thinking, problem solving, patience, and adaptability. I'm pretty sure there are a lot of others जो soft skill के अंदर होने चाहिए आपके. Let's discuss about some technical skills जो आपके अंदर होनी चाहिए if you want to move into a career. So programming languages, I'm pretty sure कि आप लोग भी जब when I was doing at that time, the basic languages were there, C language was there, Pascal was there, COBOL was there, लेकिन अब वो सारी mostly obsolete हो गई हैं. अब जो है Python है, JavaScript है, okay, C is being used somewhere still. Assembly तो मेरे ख्याल से hardly वो system design जो करते हैं, operating system, या they're working with hardware, वो सिर्फ assembly use करते होंगे, लेकिन normally अब different languages जो है वो use हो रही हैं. So programming languages कुछ आपको आनी चाहिए, okay. Then data structures and algorithms आपको पता होने चाहिए उनके बारे में, the fundamentals उनके बारे में पता होने चाहिए. जैसे लिंक लिस्ट क्या होती है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं. आजकल के ज़माने में जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जेसॉन स्कीमास हैं. इस तरह की डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आजकल जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, सोर्स कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स. आपको टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट लाइक विजुअल कोड है, और बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो आप यूज करते होंगे. फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ गई. इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे विजुअल स्टूडियो है, नेट बीन्स हैं, और इस तरह के क्लिप्स है, इस तरह के और भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको विजुअली कोड देख सकते हैं आप, उसको रन होते हुए. यू कैन बेसिकली व्यू दोज. अगर आपने कोई HTML या CSS में कोई एप्लीकेशन डिजाइन की है, तो यू कैन व्यू दैट एज वेल. डेटाबेसेस के बारे में कुछ पता होना चाहिए आपको कि लाइक फॉर एग्जांपल SQL हो गया, MySQL हो गया, Oracle है, ग्राफ डेटाबेसेस है. डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ डेटाबेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट फंडामेंटल्स, या कम से कम आप सेलेक्ट कर सकें. लाइक फॉर एग्जांपल SQL है, उसमें अगर आपने सेलेक्ट क्वेरी लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे, इन चीज के बारे में पता होना चाहिए आपको. फिर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेटवर्किंग की बेसिक्स के बारे में, वर्जन कंट्रोल, क्रॉस प्लेटफॉर्म से सॉफ्टवेयर्स, इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, obviously software development life cycle. These are very few of the technical skills, but again, since you are in the initial stage, जहाँ पे आप इधर अपने कैरियर में या आप अभी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो जितना आप ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, द फंडामेंटल, खास तौर पे फंडामेंटल्स, तो उतना आपके लिए अच्छा होगा. क्योंकि when I started with the basic language of C++ या assembly language, for example, जिससे most of these जो आप languages आजकल use कर रहे हैं, mostly C पे बनी हुई है languages, right? तो अगर आपको fundamentals का पता होगा, तो आप those can be used
to build some building blocks. आप building block बना सकते हैं later on. तो try to understand the fundamentals of the things. अगर आप कोई framework use कर रहे हैं, for example, जैसे आप अभी ये जो WordPress पे एलिमेंटर कह रहे थे, इसको एलिमेंटर यूज कर रहे हैं. अब एलिमेंटर इज बेस्ड ऑन समथिंग, राइट? बिहाइंड द सीन कोई PHP में बनाया हुआ वो सॉफ्टवेयर है, और आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं. तो you could make one of your Elementor in the future if you have a good understanding of the languages that make those building blocks. Okay, so discussing this, another thing is the style. कि आपका style क्या है? What is your style? Are you a lone worker or are you a team worker? So I would like to ask individuals कि आप कौन हैं? Oh, well, actually, ये situationally depend करता है, because if you're doing remote, so you mostly tend to be a lone worker. But if you're in a company on site, so you're actually bound to have a team, So it depends on the situation. Yeah, let me put the question another way. I mean, even if you're working remotely at home, for example, that doesn't make you a lone worker. What I mean to say lone worker is कि मैं freelancing करता हूँ और मैं customer से अपनी requirements भी खुद ही लेता हूँ, discussion भी खुद ही करता हूँ, develop भी खुद ही करता हूँ, deploy भी खुद ही करता हूँ. So I don't work in a team, right? So I just do it everything myself. That's a lone worker. Okay. Yeah. With respect to team worker is कि जहां पर आप डेलीगेट करते हैं चीजों को, आप दूसरों के साथ काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं टू वर्क ऑन अ सिंगल सोल्यूशन. तो दिस इज वेयर आई से लोन वर्कर और टीम वर्कर. तो आपका स्टाइल क्या है? आपका थॉट प्रोसेस क्या है? क्या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं, या आप टीम के साथ काम पसंद करते हैं, या आप अडेप्टेबल हैं? ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे. Yeah, I would say I'm partial, so I'd go with adaptable. Right. Okay. Anybody else? Right. Okay. That's absolutely मेरा fine. नहीं, मेरा मैं चाहूंगा कि लॉन वर्कर मेरी तरफ से ज्यादा होता है, लेकिन अब मैं ज्यादातर अब टीम वर्क वाली तरफ से ज्यादातर आ गया हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि मैं टीम वर्क पे ज्यादा फोकस करूँ. इससे पहले लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द करियर में लॉन वर्किंग ही करता रहा. Right. Okay. आप स्टडी कर रहे हैं या are नहीं you नहीं, in the मैं जॉब career? कर. जी जी, करियर. Right. Okay. That's fine. Thank you. Right. So it all depends on situations as well. Sometimes के मैंने भी at times when I was working as a freelancer, I was a lone worker. Then there were situations where I had to work in team. So I need to kind of understand कि भी ये काम जो है ना मुझे delegate करना. I cannot do everything myself. तो मुझे delegate करना, और I have to trust my team members as well. तो फर्क है इसमें. मैं आपको थोड़ी सी चीजें को बताऊंगा कि टीम स्किल्स के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव लिसनिंग, रिस्पेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओपन माइंडनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड कोलैबोरेशन. तो ये कुछ फर्क है, क्योंकि जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं, nobody, you don't have to answer to anybody, you just do your things yourself. The only answerable, you're answerable to the customer. For example, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप वेब डिजाइनिंग करते हैं, आप रिमोट काम रिमोटली काम लेते हैं. जैसे फाइबर है क्या, जो फाइवर है ना, और आप वर्क्स है फॉर एग्जांपल, वहां से आप काम लेते हैं, आप खुद वेबसाइट या कोई भी वर्क करते हैं, उसके बाद कस्टमर को देते हैं. सो यू आर ओनली आंसरेबल टू कस्टमर. तो यहाँ पर स्टाइल में थोड़ा सा फर्क आता है. लेकिन अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यू आर अ टीम लीड, सो यू हैव टू डेलीगेट सम ऑफ द स्टफ. लेट्स से कि यूएक्स का काम है तो आप किसी यूएक्स को बंदे को देंगे, कोई डिजाइनिंग का काम है तो डिजाइनिंग वाले को देंगे, कोई कोडिंग का काम है तो आप किसी कोडर को देंगे, अगर कोई डेवऑप्स का काम है कि तो डेटा इंजीनियर को देंगे. तो आपने उससे उनके साथ कोलैबोरेट करना है,
डेलीगेट करना है काम. तो देर आर pros and cons, of working as a loner or working as a team member. So in a team. तो ये अगेन आपके स्टाइल के ऊपर है, बट इवेंचुअली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू बी टीम रेडी. यू नीड टू नो हाउ टू वर्क इन अ टीम. आपको वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे. यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि कहाँ पे मुझे क्या चीज करनी है. यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर मेंबर्स एज वेल. सो these are the things that you will learn. Obviously, अगर अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो that is something that you learn from the university anyway, because आप different projects पे काम करेंगे as a team. So you learn those skills, while you're working in the in the university. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि if you're not working or you're not studying in a university और आप career में आ गए हैं, for example, तो वहां पे भी आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे होंगे. कोई you're answerable to somebody, और कोई आपको आंसर कर रहा है, या you are leading somebody. So you learn those skills, but these are important skills to have. अच्छा, अब हम डिफरेंट व्यू देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं. अगेन, I apologize if you already know about this thing, because I didn't know about the maturity level, but hopefully this will be helpful. तो let's say कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं. These are the software repository. जैसे आपसे मैंने जिक्र किया था कि I'm sure you are familiar with the Git. Are you guys familiar with Git repositories? Yep. Version control? Yeah. Okay, that's really good. So I'm pretty sure that you're aware of this particular life cycle. Within the software, जब आप अपने लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, आप उसको चेकिंग करते हैं रिपोजिटरी में, और वहां से फिर बेसिकली इफ यू हैव एन ऑटोमेटेड सिस्टम, you check out, you can have a branch over there. I'm sure you're familiar with that. अगर आप कोड बना रहे हैं, उसको आप चेकआउट करते हैं, वो कोड बिल्ड होता है. Then it goes into, if you have a continuous integration, it goes into unit testing, then build. इसको आप पैकेज करते हैं, पैकेज करने के बाद उसको आप डिप्लॉय करते हैं. That goes into the development environment, and you test that. If it gets signed off, it goes into the customer environment, it gets deployed, tested, sign off. Again, it goes to production environment, deploy, verify, and sign off. This is one of the process, or one of the view of the process. आगे चलते हैं हम लोग. एक और व्यू जो इन्वायरमेंट का है, कि आपके पास जो लोकल इन्वायरमेंट, the development and QA, these are the different stages, or the value streams of development and of the QA. So the first thing where you develop is the development environment. It could be a local, it could be a virtual machine, for example, on the cloud, where you're doing the local development. उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं. So you do the integration testing. Okay. This particular thing mostly showing the testing framework, but I'm just going through, in case if you do not know, I'm pretty sure you would know that. Case integration testing होती है, system testing होती है, load testing है, user acceptance testing है, pre-production, or then we go into the production side of it. You have the staging, where you have a replica of the production, where you deploy your code, and then it goes to live. आप में से किन लोगों को पता है ऑलरेडी इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के बारे में? I cannot see any hands, but अगर कोई बता दे कि हाँ हमें पता, तो that'll be great. नहीं, मुझे पता है, Yeah, क्योंकि I'm मैंने aware. इंडस्ट्री में काम किया हुआ है मोस्टली. Yeah. लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ दम को पहले 3 या उससे ज़्यादा का पता हो. फिर भी बाकी बताएं, चैट में बता दें अगर अनम्यूट नहीं कर सकते तो. या अगर चैट में बता देंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस तरह के यूजर्स या हमारे पास लोग हैं.
सॉरी, ओके, राइट। तो हमारे पास अभी कितना टाइम है? 15 मिनट्स है। सो लेट्स मूव ऑन। उसके बाद ये जो अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये डायग्राम्स दिखाने का मकसद भी यही है कि जब आप टीम में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू कन्वे योर थॉट्स टू somebody else. In order to do that, visualizing something or making visuals of those thoughts is very important. तो ये जो डिफरेंट डायग्राम्स आपको मैंने दिखा रहा हूँ, इसका मकसद है कि जब मैं टीम में आया हूँ और मैंने अपना थॉट प्रोसेस या अपना काम किसी को समझाना है, तो मैं विजुअली उसको समझा सकता हूँ ये यूजिंग डायग्राम्स। दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई ब्रॉट दीज डायग्राम्स, ताकि आप उसको समझें। और दो एस्पेक्ट्स होते हैं, यू नो, वन एस्पेक्ट इज दैट आई एम बेसिकली डिलीवरिंग इट, द अदर एस्पेक्ट इट आप उसको रिसीव कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो आपकी तरफ से भी फीडबैक चाहिए, क्या ये डायग्राम्स वर दे हेल्पफुल इन इन यू नो एक्सप्लेनिंग माय थॉट प्रोसेस टू यू, कि क्या होना चाहिए, ये क्या हो रहा है। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई ब्रॉट दीज डायग्राम्स। अब ये कंटेनर आर्किटेक्चर का एक डायग्राम जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट से पिक किया है। सो अभी अगर आप फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप डिफरेंट जो क्लाउड के आर्किटेक्चर्स हैं उनको जरूर देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आती, जो कि मुझे भी पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिस्कसिंग विद मोर सीनियर मेंबर्स और रीडिंग अबाउट देम, आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि ये डायग्राम्स हैं क्या, इसका मकसद क्या है, राइट। सो ये बहुत हाई लेवल डायग्राम है, वो शो कर रहा है कि कंटेनर का आर्किटेक्चर क्या है, कंटेनर्स जो हैं वो कैसे बनेंगे और कैसे डिप्लॉय होंगे। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि द फर्स्ट कि आपने कोड बनाया और उस कोड को, सो लेट्स रीड, इसे डेवलपर कन्वर्ट्स एग्जिस्टिंग वेब एप्लीकेशन टू अ कंटेनर। उस कोड को आपने कंटेनर इंस्टेंस में बनाया। डेवलपर पब्लिशेस कंटेनर इमेज टू अ प्राइवेट रजिस्ट्री और अ डॉकर हब और इन एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। तो यहाँ से उसने कंटेनर जो बनाया उसको पब्लिश कर दिया है, या तो प्राइवेट रजिस्ट्री में या फिर एज्योर की कंटेनर रजिस्ट्री में। The app service pulls the image with credentials for private registry or Docker Hub if used, or managed entity which uses a Microsoft Entra security principle to access to Azure Container Registry. तो जो कंटेनर वहां पब्लिश किया है based on the Active Directory which is now called Microsoft Entra, उसकी credentials को लेके it publishes those to the web apps container app service, जहां वो पब्लिश हो जाएगी ताकि एंड यूजर उसको कंज्यूम कर सके। देन when it's published, the web app services connectors to access the Azure resources, which are could be SQL database या Azure Cosmos database है, Postgres है, और डेटा की सर्विसेज है उसको यूटिलाइज कर रहा है। And then that particular app basically utilized by a browser, and there is an application inside as well which kind of logs key activities, interactions, और जो भी एप्लीकेशन की इनसाइट्स है वो दे रहा है। ये एक आर्किटेक्चर डायग्राम है। और ये बाउंड्री देख रहे हैं आप, दिस इज वेयर इट सेज दैट दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर application या जो process है। I think out of that is interacting with that, but mostly Microsoft Azure services are within these containers, right? Within this particular context box. तो ये बताने का मकसद आपको ये था कि you may have to either interpret, read। अगर आप फॉर एग्जाम्पल डेवलपर हैं, हो सकता है कि आपको इस तरीके से कोई solution architect या डेटा आर्किटेक्ट फॉर एग्जांपल आपको ये डायग्राम दे दे कि आप इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस जो होगा वो इस तरीके से होगा। सो यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट दैट।
अच्छा, आप में से पहले कभी किसी ने इस तरह के डायग्राम्स को यूज किया या इंटरप्रेट किया है? The workflow. जी, ये इसे आप वर्कफ्लो भी कह सकते हैं, ये आर्किटेक्चर डायग्राम भी है हाई लेवल। तो इस तरह के डायग्राम्स आपने कभी बनाए हैं या यूज किए हैं या रीड किए हैं? Yeah, during the university days I did. Um, I haven't experienced that yet in the industry right now. Yeah. Right. Okay. Yeah, that's absolutely fine. I mean, uh, it- you know, at least you're aware how to interpret these diagrams and what these diagrams are called. So that's absolutely fine. इसको मैंने एक दो दफा किया जब मैं सिस्टम डिजाइन वगैरह का काम पढ़ रहे होते हैं, तब हमने एक दो दफा इसको के देखा है Yeah. और खुद बाजुगत क्रिएट भी किया है अभी पर्सनली तौर पे प्रीवियस कुछ ईयर्स में। Right. Okay. That's good. Right. ये एक रेफरेंस आर्किटेक्चर डायग्राम है बेसिकली। सो जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आएंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के डिफरेंट 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 डायग्राम्स या क्या कौन कौन से होते हैं। आई एम श्योर कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या इन अदर डिसिप्लिन you have data flow diagrams, you have use case diagrams, you have activity diagrams, you have ERD. या ERDs हैं, फॉर एग्जांपल क्लास डायग्राम्स हैं, राइट। सो ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे या डिफरेंट डिसिप्लिन्स में यूज होते हैं, तो आपको उनका पता होना चाहिए। अब रेफरेंस आर्किटेक्चर डायग्राम जो है इज अ वेरी हाई लेवल डायग्राम जो एक एक रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है। जो अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें, ये बता रहा है कि क्लाउड सर्विसेज जो है उसमें आपके पास सॉफ्टवेयर की सर्विस है, फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, वर्चुअलाइजेशन है, डेटा सेंटर है। उसके बाद फिर ये और छोटे कंपोनेंट्स हैं, और फिर ये आपने रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हैं, फिर आप वर्टिकल रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको? तो अगर आप एग्जाम्पल से लॉजिकली इसको देखें तो रेक्टेंगल बना हुआ टॉप पे यहां से लेके यहां तक कवर कर रहा है। इसका मतलब इसका फोकस जो है ये सारा यहां से लेके यहां तक सबका है, ठीक है। इसके अंदर नीचे ये सब कंपोनेंट्स आ गए, फिर उसके नीचे हायरार्की एक और आगे, फिर एक और आ गई, राइट। अब आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो इस एरिया या इस बॉक्स को इनक्लोज कर रहा है, ओके। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस चीजों में इनक्लोज कर रहा है। और वर्टिकल जो देख रहे हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट सिर्फ उसकी जो बाउंड्री है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऊपर नहीं है। इसका मतलब है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो इस एरिया को कवर कर रहे हैं सारे को, ओके। सिमिलरली सर्विस मॉड्यूल्स हैं वो इस एरिया को कवर कर रहे हैं, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मतलब है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इन सब चीजों के ऊपर अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद नीचे ऑपरेशनल एफिशिएंसी देख रहे हैं आप, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो है बॉर्डर के अंदर आ रही है, राइट। सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट रेफरेंस आर्किटेक्चर। और रेफरेंस आर्किटेक्चर्स के अंदर नॉर्मली जो है वो जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉक्सेस के अंदर होती है और कंपोनेंट्स को डिफाइन करती है। ये कंपोनेंट्स है और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। आप में से किसी ने रेफरेंस आर्किटेक्चर को पहले कभी देखा है, डायग्राम्स को? Yeah, well, like I said, university days में हमारा एक सब्जेक्ट था सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, और so even OS के अंदर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी we reference that, जिधर नेटवर्किंग के अंदर या TCP और वो सारी हायरार्की को पढ़ा था कि किस तरीके से आपका डेटा ट्रैवल करता है और कम्युनिकेशन किस तरह डेवलप होती है। Yeah, that's very very true. Yeah, OSI मॉडल्स वगैरह के बारे में, ठीक है। Yeah. तो हाँ, मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को फेमिलराइज कराएं कि ये यूनिवर्सिटीज में हम बेसिक्स चीजें डिस्कस करते हैं या जब हम कोर्स करते हैं, लेकिन बाद में फ्यूचर में हमने उनको बेसिकली अप्लाई करना होता है इन रियल लाइफ एग्जांपल। इंडस्ट्री, या तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता चल जाएगा, फॉर एग्जांपल यूज केस डायग्राम्स के अंदर आपको पता होगा कि सिर्फ एक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोसेस है या सिस्टम है जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, फिर उसके बाद बाउंड्री होती है। तो डिफरेंट डायग्राम्स के डिफरेंट लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल डिस्कस करने,
और कीवर्ड यूज होते हैं। तो इन चीजों के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकेंगे। Right, we have reached to the end of our talk. So any question with respect to this particular presentation, या वैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहे तो you're more than welcome. We have what, 3 minutes? Yeah, well, the presentation was quite, I would say, concise and precise. So, well, you have pretty much cleared everything for me at least. So, I have a general question though. So, since you have a 30 years of experience, how is it like from a perspective of a software engineer who has just a 1 year or 2 years of experience, So the gap is severe. So how is it like on the top? How is it? Can you repeat the last sentence, please? Yeah, so how is it like on the top? How's your experience or journey been? Because given the fact that the way technology is shifting and the way well, the speed at which it's shifting, it's kind of I would say anxious. That makes me anxious. So Yeah. So absolutely right. I mean, sometimes I get overwhelmed as well, because when I started my career, in those days, there wasn't a specialization within the IT, because IT used to cover, software, infrastructure, system design, development, everything really. But now there has been a specialization. So if we go into details within the IT, there are so many aspects or so many areas. So it's very difficult to have an understanding of everything. One thing I would say is that is something that drives you, or whatever your passion is. For example, if you are a coder, then concentrate on that area or skill. If you think that you are a data person, then concentrate on that skill. And if you think that you are, for example, in infrastructure, so work on that. So try to understand what your passion is, where your passion drives you, or where you find the thrill. Okay, that's one thing. Another thing is that do not be stagnant. Always, research, read. Okay, although if it's not in within your area, but do read, because things interconnect, right? So even if you have to read about the business process, do read that, because they are all interconnected with the IT as well. I mean, there's no business, there's no IT software. Every IT software or technology is being used in a business, right, where we are making money from. So always, do research, practice. That's very important. That's different stages of being an expert. So you read, you basically practice. So that's very important. Fair enough. Yeah, there are so many others, but I think these are very important and essential. So if I summarize the entire thing, so what you're trying to say is pick a niche and just stick to it and keep on developing yourself. Yeah, that's a very good way of summarizing it. Perfect. Thanks a lot. You're welcome. Anybody else? Right. Okay. Thank you. Thank you very much for your time, guys. Really appreciated being here with the iCode Guru. So inshallah, if in future, if you want any talk or any aspect of it, do let the coordinators know, and inshallah, I'll try to bring some new flavor or research for you guys. Thank you very much. Akala. Likewise. सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने अपने
यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी सिलेबस के अंदर, लेकिन एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल से इन चीज़ों का एक्सपोजर करना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। और मैंने आज बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं आपसे। सो थैंक यू वेरी मच कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए और स्टूडेंट्स को आप गाइड किया। यू वेलकम। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन। जी जी जरूर। सर मैं एक्चुअली ये सेमिनार अटेंड नहीं कर पाया, तो पहला इसका सेमिनार का किसी लिंक वगैरह, और दूसरा अ, थोड़ा आप इसको सम अप कर सकते हैं? सर आपको हमारे लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आईकोड गुरु है वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप जी फील फ्री, तो आप वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। जी जी सर। राइट, सो थैंक यू वेरी मच सब पार्टिसिपेंट का भी। और अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, वहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एंड हमारा जो वर्डप्रेस का हैकाथॉन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं हैकाथॉन के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और आप हमारा जो डिस्कॉर्ड का चैनल है वहाँ पर जाकर भी खुद को इंट्रोड्यूस करें और आप टीम्स को वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू बी हेयर। थैंक यू सर, थैंक सो अल्लाह हाफिज़। यू सर।